हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक कुमार सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम टॉपिक लेके आए हैं डिमांड। डिमांड का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है। आज के लेक्चर में हम समझ पाएंगे कि डिमांड की कंप्लीट डेफिनेशन में किन किन एसेंशियल एलिमेंट्स या फैक्टर्स का होना कंपलसरी है, या ऐसे कह लें कि कब डिमांड की डेफिनेशन को कंप्लीट माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें बोला है कि concept of demand refers to the quantity of goods or services that consumer are willing and able to purchase at various possible prices during a given period of time। कहने का मतलब ये है, एक given period of time के अंदर various possible prices पर जो quantity of commodity हम क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को परचेज करने के लिए हम विलिंग होते हैं, उसको डिमांड कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जनरली लोग ये समझते हैं कि डिमांड का मतलब उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी से जो हम परचेज कर चुके हैं। तो ये हमें बहुत क्लियर समझना होगा कि कर चुके हैं उसको हम डिमांड नहीं बोलते हैं। विलिंग टू परचेज, हम करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, उसको डिमांड कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जिसको हम क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। आइए देख लेते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला एलिमेंट है, बोला है कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी का डिमांड की डेफिनेशन के लिए, डिमांड के लिए सबसे पहले तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी का होना जरूरी है। जब कोई कमोडिटी ही नहीं होगी तो आप डिमांड किसकी करेंगे। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है डिमांड के लिए, कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जब हो गई तो आप उसको परचेज करने के लिए विलिंग हो, डिज़ायर्ड हो। आप कमोडिटी है लेकिन आप परचेज नहीं करना चाह रहे हैं, तब भी डिमांड की डेफिनेशन नहीं कंप्लीट होगी, डिमांड नहीं माना जाएगा उसको। तो कमोडिटी हो, उसके साथ साथ आप क्या हो, उसको विलिंग टू परचेज हो, उसको परचेज करना चाह रहे हो, आप डिज़ायर टू परचेज हो। अब आप विलिंग भी है, कमोडिटी भी है, आपके पास पैसा नहीं है, तब भी डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो क्या डिमांड के लिए पैसे का होना भी ज़रूरी है, मीन्स टू परचेज भी होना ज़रूरी है आपके पास। मीन्स टू परचेज का मतलब है मनी से, कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास मनी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए परचेज करने की। उसके बाद में गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात की, कहा कि डिमांड को डिफाइन करने के लिए एक टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा आपको। 1 डे, 1 ईयर, 1 मंथ, जो भी आप टाइम फ्रेम लेना चाह रहे हैं ले ले, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हम कोई टाइम फ्रेम नहीं लेंगे तो डिमांड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम फ्रेम तो लेना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में वेरियस पॉसिबल प्राइजेस, कमोडिटी का क्या होना चाहिए, प्राइजेस होने चाहिए, कुछ प्राइजलेस कमोडिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, जिनके बिना डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाती। ठीक है, तो डिमांड के बाद में हम देख लेते हैं अगला जो टॉपिक हमारा हुआ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया कि डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट की डिमांड और उस डिमांड को डिटरमाइनिंग जो फैक्टर्स होते हैं, उनके बीच की जो रिलेशनशिप की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको डिमांड फंक्शन बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई कमोडिटी है, उसकी डिमांड है, ठीक, और उस डिमांड के कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है, कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, या ऐसे के लोग कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन फैक्टर्स के बीच की जब रिलेशनशिप की हम स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको डिमांड फंक्शन बोलते हैं। तो एक कमोडिटी की डिमांड और उस डिमांड के जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है, जो फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसाइड करते हैं, उनके बीच की जब रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, डिमांड फंक्शन। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है, उसके थ्रू देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मान लो कमोडिटी एक्स की डिमांड है, एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप से है,
ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, कमोडिटी एक्स की डिमांड और ये जितने भी फैक्टर्स हैं। अब कौन कौन से डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, प्राइस, कमोडिटी एक्स के प्राइस, कमोडिटी एक्स के जो रिलेटेड गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनके प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब क्या है, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिमांड क्या होती है, डिपेंड करती है। ठीक है भाई, कोई कमोडिटी एक्स है तो कमोडिटी एक्स को के डिमांड को कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले तो कमोडिटी एक्स के खुद के प्राइस ऑफ एक्स डिसाइड करेंगे। प्राइस बढ़ेंगे डिमांड घटेगी, प्राइस घटेंगे डिमांड बढ़ेगी। अब अपने प्राइस के अलावा क्या डिसाइड करता है, उसके जो रिलेटेड गुड्स हैं, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उनके प्राइस डिसाइड करते हैं डिमांड को। उसके साथ साथ क्या डिसाइड करता है, इनकम। अगर इनकम मान लो बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी कमोडिटी एक्स की, इनकम कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी कमोडिटी एक्स की। इसके साथ साथ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब मान लो कमोडिटी एक्स में कोई टेस्ट नहीं ले रहा है, कोई उसको प्रेफर नहीं कर रहा, तो डिमांड कौन करेगा, तो टेस्ट और प्रेफरेंस भी तो उसको डिटरमाइन करेगी उसकी डिमांड कमोडिटी एक्स की। इसके साथ साथ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब ये मान लो हो कि भाई कमोडिटी एक्स के प्राइस फ्यूचर में और बढ़ जाएंगे, जब जैसे ये एक्सपेक्टेशन होगा कि प्राइस बढ़ जाएंगे, लोग डिमांड इसकी बढ़ा देंगे। और अगर ये एक्सपेक्टेशन हो जाए कि कमोडिटी एक्स की डिमांड जो है फ्यूचर में, प्राइस फ्यूचर में कम हो जाएंगे, इसकी डिमांड तुरंत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉपुलेशन साइज, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा डिमांड करेंगे, कम लोग होंगे कम डिमांड होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अभी टैक्स बढ़ा दे, डिमांड डाउन हो जाएगी कमोडिटी एक्स की, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दे, डिमांड बढ़ने लगेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये है कि मान लो कंट्री के अंदर 10% लोगों के पास में 90% पैसा हो और रिमेनिंग 90% के अंदर पास 10% मनी हो सिर्फ, तो ये जो 90% लोग हैं इनके पास पैसा कम है इसलिए डिमांड नहीं करेंगे, और ये जो 10% जिनके पास पैसा बहुत है तो ये लोग कम है इसलिए डिमांड नहीं करेंगे। तो सही तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं हुआ तो डिमांड नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई डिमांड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही होना जरूरी है। तो ये सब क्या है, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इस जो है dx को डिनोमिनेट किससे किया गया है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब डिनोमिनेशन किया है, यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स को एक बार फिर से यहाँ पर बता दिया गया प्रॉपर तरीके से कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। तो डिटर्मिनेंट्स में कौन कौन से हैं, वही अदर फैक्टर्स जो थे उन्हीं को डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आगे हम बता भी चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद में इनकम ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट यानी पॉपुलेशन साइज, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये सब क्या है, ये सब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं, जो डिमांड को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किसी कमोडिटी की डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ डिमांड देख लेते हैं, टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले कौन सा डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, बोला इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय एन इंडिविजुअल एट सर्टेन प्राइस, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जो डिमांड की जाती है पर्टिकुलर प्राइस पर, उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जो भी डिमांड की जाती है उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। बोला ना कि इंडिविजुअल डिमांड इज अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय एन इंडिविजुअल एट सर्टेन प्राइस, क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या, मार्केट डिमांड रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिमांड का सम टोटल कर देंगे, क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड आ जाएगी। उसके बाद क्या है, एक्स एंटे डिमांड। एक्स एंटे क्या है देख लेते हैं। एक्स एंटे डिमांड refers to the amount of goods that consumer want or willing to buy during a particular टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कंज्यूमर क्या करना चाहता है,
कमोडिटी की डिमांड करना चाहता है, विलिंग टू बाई है, अभी परचेज नहीं किया, सिर्फ विलिंग है, तो उस अमाउंट ऑफ गुड्स जिसको एक कंज्यूमर क्या करना चाहता है, विलिंग टू बाई करना है, वो खरीदना चाहता है, खरीदा नहीं है, उसको बोला जाता है एक्स एंटे डिमांड। तो एक्स एंटे में ये होता है कि हम कमोडिटी एक्चुअल में परचेज नहीं करते हैं, बस परचेज करना चाहते हैं, विलिंग टू बाई होते हैं बस। एक्स पोस्ट डिमांड क्या है, तो बोला द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर्स एक्चुअली परचेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जिस अमाउंट ऑफ गुड्स को कंज्यूमर एक्चुअली परचेज कर लेता है, एक्चुअली परचेज कर चुका है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट डिमांड। उसके बाद में क्या है, ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड में क्या बोला, when two or more goods are demanded simultaneously to satisfy a particular want, then such demand called joint demand। यानी एक इंडिविजुअल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जब दो या दो से अधिक गुड्स की हम डिमांड करते हैं, ठीक है, एक ही डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए दो या दो से अधिक गुड्स को हम एक साथ डिमांड में लाते हैं, साइमल्टेनियसली उनकी डिमांड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिमांड। बोला ना, when two or more goods are demanded simultaneously, simultaneously मतलब एक साथ, जब दो या दो से अधिक कमोडिटीज एक साथ एक ही नीड को, एक पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डिमांड की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिमांड। ठीक है, ज्वाइंट डिमांड के बाद क्या है, कंपोजिट डिमांड। अब कंपोजिट डिमांड क्या है, तो यहां पर बताया when a commodity can be put to several uses, its demand is known as composite demand। एक ही कमोडिटी के सेवरल, यानी एक ऐसी कमोडिटी की डिमांड करना जिसके सेवरल यूजेस हैं, बहुत सारे यूज हैं, जैसे मिल्क। अब उससे आप क्या क्या बना सकते हो, आप उससे दही भी बना सकते हो, आप उससे कॉफी भी बना सकते हो, मिठाई भी बना सकते हो, बहुत जगह यूज कर सकते हो, मल्टीपल यूजेस हैं। तो ऐसी कमोडिटी की डिमांड जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, बहुत सारी यूजेस हैं, उस कमोडिटी की डिमांड जब करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, डेराइव डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स इज नोन एज डेराइव डिमांड। यानी यहां पर जो है एक कमोडिटी की डिमांड जब दूसरी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर डिपेंड होती है, क्या बोला, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। एक ऐसी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं जिसकी डिमांड किस पे डिपेंड है, अदर गुड्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक है, यहां पर उन्होंने बताया क्या कि पेट्रोल की डिमांड किस पे डिपेंड है, कार के ऊपर। अगर व्हीकल्स नहीं होंगे, कार नहीं होंगी, तो डिमांड कहां, पेट्रोल की होगी। तो यही चीज बताया कि ऐसी कमोडिटीज की डिमांड जिनकी डिमांड किस पे डिपेंड है, किसी दूसरी कमोडिटी के ऊपर ही डिपेंड है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेराइव्ड डिमांड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स के बाद जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।